बच्चों, आज अपन बात करते हैं राजस्व के विभिन्न सिद्धांतों की, विभिन्न साधनों की। वैसे तो सरकार राजस्व के नियमित साधनों के अतिरिक्त ऋणों और अन्य पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन के द्वारा भी धन प्राप्त करती है, परंतु राजस्व के अंतर्गत सरकार को विभिन्न साधनों से वास्तव में प्राप्त होने वाली आय ही सम्मिलित की जाती है। ऋण, पूंजीगत प्राप्तियां और घाटे की वित्त व्यवस्था को इससे अलग रखा जाता है। तो इस तरह राजस्व सरकारी आय का वह अंश या प्रवाह है जो नियमित रूप से प्राप्त होता रहता है। अर्थशास्त्रियों ने राजस्व का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया है। एडम स्मिथ ने राजस्व को दो भागों में बांटा है। पहला है जनता से प्राप्त राजस्व और दूसरा है राजकीय संपत्ति से प्राप्त राजस्व। बेस्टेबल ने भी राजस्व के दो भाग किए। पहला वह राजस्व जो सरकार को एक बड़ा प्रमंडल होने के नाते जनता को विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त होता है, तथा दूसरा वह राजस्व जो अपने सत्ता के कारण समाज की आय में से ले लेता है। सेलिगमैन ने राजस्व को तीन भागों में बांटा। स्वेच्छा से प्राप्त किया गया राजस्व, जैसे चंदे, उपहार आदि। दूसरा है अनुबंधीय अथवा प्रसंवित राजस्व, जो व्यवसाय और सेवाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तथा तीसरा अनिवार्य राजस्व, जिसमें कर, दंड, क्षतिपूर्ति से प्राप्त आय सम्मिलित होती है। एडम्स ने तीन भागों में राजस्व को बांटा। पहला प्रत्यक्ष राजस्व, जिसमें सरकारी उद्योगों और उपहारों आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है। दूसरा व्युत्पादित राजस्व, जिसमें कर, शुल्क, दंड, फीस आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है। और तीसरा अनुमानित अथवा प्रत्याशित राजस्व, जिसमें साख पत्रों और ट्रेजरी बिलों से प्राप्त आय सम्मिलित है। डॉल्टन ने राजस्व को दो प्रमुख वर्गों, कर और मूल्य में बांटा और इन्हें उपवर्गों में विभाजित कर दिया। पहला इन्होंने जो बताया वो कर, दूसरा उपहार और हर्जाना, तीसरा अनिवार्य या बलात् ऋण, चौथा दंड या जुर्माने, पांचवा सरकारी संपत्ति अथवा व्यवसायों से प्राप्त आय, छठा फीस, सातवां स्वेच्छापूर्ण दिए गए सरकारी ऋणों से प्राप्त आय, आठवां सार्वजनिक एकाधिकार से प्राप्त आय, नवा विशेष निर्धारणों से प्राप्त आय और 10वां छापेखाने से प्राप्त आय और 11वां सरकार को स्वेच्छापूर्ण दिए गए उपहार। इस तरह राजस्व का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, किंतु सामान्यतः वर्गीकरण के अंतर्गत राजस्व प्राप्त करने के साधनों के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। तो पहले अपन आज बात करते हैं गैर कर राजस्व के साधनों की। गैर कर राजस्व संबंधी साधन राज्यों के कार्यों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते गए हैं। वर्तमान में ये साधन काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य साधन हैं। सबसे पहला है सार्वजनिक संपत्ति एवं उद्योग। सार्वजनिक संपत्ति जैसे भूमि, जल, खनिज पदार्थ आदि के उपयोग से सरकार को प्राप्त होने वाली आय की प्रधानता प्रारंभ से ही रही है, किंतु वर्तमान समय में सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त आय का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में उद्योग राजस्व द्वारा संचालित किए जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में भी अनेक प्रमुख उद्योगों का संचालन राज्य द्वारा ही किया जाता है। राज्यों द्वारा उद्योगों का संचालन अनेक कारणों से किया जाता है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनका संचालन करना निजी उद्योगपतियों के सामर्थ्य के बाहर होता है। राज्य कुछ उद्योग इसलिए चलाता है कि उनसे उत्पादित वस्तुओं के उपयोग को नियमित किया जा सके। कुछ अन्य उद्योग उपभोक्ताओं को निजी उत्पादकों के संभावित शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इन उद्योगों से जो लाभ होता है वह राजस्व का एक प्रधान साधन है। इस प्रकार की आय और उसके बदले में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में प्रत्यक्ष जैसे को तैसा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता उतना ही मूल्य चुकाता है जितने मूल्य की उसे राज्य की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा है मूल्य। राज्य द्वारा परिवहन, विद्युत, जल, डाक तार आदि अनेक लोकोपयोगी
सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इनकी बिक्री से सरकार को जो व्यावसायिक आय प्राप्त होती है उसे मूल्य कहते हैं। मूल्य में अनिवार्यता का गुण नहीं होता है। मूल्य वही चुकाता है जो सेवा का उपयोग करता है। तीसरा है फीस। फीस एक भुगतान है जो सरकार द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक रूप से जनहित में, किंतु फीसदाता को विशेष लाभ पहुंचाते हुए बराबर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक सेवा की लागत को पूरा करने के लिए दी जाती है। इस तरह फीस एक अनिवार्य अंशदान है जो सरकार द्वारा दिए गए किसी कार्य की कुल लागत अथवा उसके एक भाग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सरकार के इस कार्य में भी लोकहित के साथ साथ फीसदाता को विशेष लाभ पहुंचता है। फीस और मूल्य में मुख्य अंतर यह है कि मूल्य चुकाने वाले को स्वयं ही वस्तु की सेवा का लाभ प्राप्त होता है, जबकि फीस चुकाने वाले को कुछ विशेष लाभ प्राप्त होता है, परंतु साथ में अन्य लोगों को भी सामान्य लाभ होता है। अनिवार्य सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिए किया गया ऐच्छिक भुगतान मूल्य है, परंतु अनिवार्य वस्तुओं के लिए किया गया अनिवार्य भुगतान फीस कहलाती है। लुट्स ने फीस और लाइसेंस फीस में भेद किया है। उनके अनुसार फीस उन मामलों में दी जाती है जब वास्तव में कोई सेवा उत्पन्न की होती है, किंतु लाइसेंस फीस उन मामलों में दी जाती है जबकि सरकारी अधिकारी स्वयं कोई प्रत्यक्ष या स्पष्ट सेवा न करके किसी व्यक्ति को कार्य करने की आज्ञा प्रदान करता है अथवा उसे अधिकार सौंपता है। नेक्स्ट है विशेष निर्धारण। सेलिगमैन ने विशेष निर्धारण की परिभाषा दी है और उनका कहना है कि विशेष निर्धारण एक अनिवार्य अंशदान है जो प्राप्त हुए विशेष लाभों के अनुपात में लगाया जाता है ताकि जनहित में संपत्ति पर विशेष सुधार करने की लागतें पूरी हो जाए। इस प्रकार विशेष निर्धारण एक अनिवार्य शुल्क है जो विशेष लाभ के अनुपात में लिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष कार्य किए जाएं और उस क्षेत्र के निवासियों को उनसे विशेष लाभ प्राप्त हो और सरकार इन कार्यों पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र के लोगों पर विशेष कर लगाए तो इसे विशेष निर्धारण कहते हैं। विशेष निर्धारण तथा फीस में अनेक अंतर हैं। सबसे पहला अंतर है कि विशेष निर्धारण विशेष स्थानीय या क्षेत्रीय सुधारों के लिए लगाया जाता है, किंतु फीस प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए लगाई जाती है। दूसरा अंतर है कि विशेष निर्धारण एक स्थान अथवा क्षेत्र के सभी व्यक्तियों पर लगाया जाता है, किंतु फीस व्यक्तिगत रूप से लगाई जाती है। तीसरा, विशेष निर्धारण सुधार से प्राप्त होने वाली संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के अनुपात में लिए जाते हैं, परंतु फीस की दर निश्चित रहती है और प्रशासन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ के लिए ली जाती है। चौथा, विशेष निर्धारण का भुगतान केवल एक बार किया जाता है, परंतु फीस बार बार देनी पड़ती है। पांचवा, अकर आय का साधन है जुर्माना या दंड। जब कोई व्यक्ति राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है तो उससे दंड या जुर्माना वसूल किया जाता है। यद्यपि जुर्माना आय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपराध रोकने के उद्देश्य से वसूल किया जाता है, फिर भी इससे सरकार को आय प्राप्त होती है। कोई भी राज्य दंड या जुर्माने की आय को प्राप्त करने के साधन के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इस स्रोत से आय तभी प्राप्त होती है जब कुछ लोग कानून की अवहेलना करते हैं। छठा गैर कर राजस्व साधन हमारा है उपहार एवं अनुदान। कुछ लोग स्वेच्छापूर्ण सरकार को उपहार के रूप में धन देते हैं। इस प्रकार के उपहार युद्ध के समय रक्षा कोष के लिए, अकाल अथवा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, विद्यालय अथवा चिकित्सालय आदि खोलने के लिए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर एक राज्य दूसरे राज्य को अथवा एक ही राज्य में केंद्रीय सरकार अन्य सरकारों व स्थानीय सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे अनुदान कहा जाता है। विश्व के विकसित औद्योगिक देशों द्वारा अर्धविकसित देशों को अनेक प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं। तो राज्य के अनेक गैर कर संबंधी साधनों से राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, परंतु मुख्य रूप से राज्य करों के द्वारा ही अधिकांश राजस्व प्राप्त करता है। बाकी का बाद में देखेंगे।